हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्जाम जो है एमटीएस का अप्रैल के महीना में लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उसकी तैयारी के लिए हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का। ठीक है, कुल 48 शिफ्ट में दोस्तों 2022 में जो एग्जाम हुआ था एमटीएस का, उसमें कुल 48 शिफ्ट में पेपर बना था और हम लोग सभी शिफ्टों का एक एक करके सारे प्रश्न को देखने वाले हैं। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम लोग 6 जुलाई 2022 के तीसरे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में दोस्तों एक एक ऑप्शन को भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, आप लोग को पता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो का। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और ऑप्शन से हम डिस्कस जो कर रहे हैं आपको इससे क्या कुछ फायदा हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है आपके एसएससी एमटीएस के 6 जुलाई 2022 के तीसरे शिफ्ट में। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके साइंस से है। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। तो दोस्तों मोलस्का संघ का उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा ऑक्टोपस। याद रखेंगे दोस्तों, ऑक्टोपस जो है मोलस्का संघ का एक उदाहरण है, याद रखेंगे। ठीक है, डॉल्फिन और समुद्री घोड़ा की बात किया जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा कॉर्डेटा संकट। किसका? तो कॉर्डेटा संघ का हो जाएगा दोस्तों। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको यह चैप्टर प्राणी जगत पढ़ना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह चैप्टर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों, डायमंड हार्बर को किसके नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में खेला गया था में कांस्य पदक जीता था। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीती थी पीवी सिंधु। अब बताइए आप लोग कि पीवी सिंधु जो है किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों पीवी सिंधु हो जाएंगी आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित, याद रखिएगा। ठीक से, बैडमिंटन खेलती हैं पीवी सिंधु। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, याद रखिएगा, याद भी होंगे। ठीक है, मीराबाई चानू की बात किया जाए तो यह दोस्तों भारोत्तोलक हैं। ठीक है, और रवि दहिया किस खेल से जुड़े हैं आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि रवि दहिया जो है दोस्तों यह किस खेल से संबंधित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक, चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। तो दोस्तों अभिक्रियाशील की बात करें तो इसमें तो सोडियम हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। सोडियम जो है बहुत क्रियाशील धातु है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न यह बार बार पूछा जाता है कि कौन सा धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो वही आपका सोडियम हो जाएगा, याद रखिएगा। सोडियम को दोस्तों केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान है। तो दोस्तों अनुच्छेद 40 हो जाएगा आपकी ग्राम पंचायत से, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में बताया गया है। अब आइए थोड़ा ऑप्शन डिस्कशन करते हैं। ये तो प्रश्न हालांकि आसान था, लेकिन अगर आपसे अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 60 के बारे में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 50 में आपका उल्लेख है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 30 धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अनुच्छेद याद है ना, मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है, याद रखिएगा, ये 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। तो बात करें दोस्तों अनुच्छेद 30 में क्या है, तो याद रखिएगा धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना आप कर सकते हैं, इसका अधिकार अनुच्छेद 30 देता है कि आप धार्मिक शैक्षणिक यानी धार्मिक स्कूल खोल सकते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है, तो राष्ट्रपति का शपथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में बताया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल पूछा गया है आपसे, थोड़ा सा हट के सवाल पूछा गया है और अजीब सवाल पूछा गया है, और यहाँ से बच्चे क्या हो जाते हैं ना, बोलते हैं कि 2011 का करंट अफेयर्स आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में
इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? यानी दोस्तों जो भारत में हुआ था 2011 का वर्ल्ड कप, उसमें पूछा गया है कि आपका शुभंकर क्या था, तो वो था दोस्तों हाथी। और हाँ, 2011 का जो वर्ल्ड कप था दोस्तों, पूर्णतः भारत में नहीं हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, पूर्णतः भारत में नहीं हुआ था, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन बात करें दोस्तों 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, पूर्णतः भारत में होने वाला पहला वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों, ठीक है, कि केवल सारे के सारे मैच आपके भारत में आयोजन किए जाएंगे। 2023 50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप होता है उसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शायद अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप शुरू होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों इस फैक्ट को भी। करंट अफेयर्स में आपसे जरूर सवाल पूछा जाएगा कि 2023 का वर्ल्ड कप किस देश में होगा, तो भारत में होगा। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो दोस्तों अपर्णा सतीशन को दिया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो एक साल भी इस करंट अफेयर्स का नहीं हुआ है। चलिए देखिए अगले सवाल को। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में कौन सा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक कौन सा मंत्रालय प्रस्तावित किया था लोकसभा में? तो वो हो जाएगा दोस्तों गृह मंत्रालय। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे गृह मंत्री कौन है अभी भारत का, गृह मंत्री कौन है अभी भारत का, आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो दोस्तों मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, यह आपका हो जाएगा औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण। और बात करें दोस्तों कि मोती मस्जिद का, तो देख लिए ताजमहल की बात करें दोस्तों, तो ताजमहल का स्थापना किसने किया, किसने बनवाया दोस्तों? तो शाहजहां बनवाया था। आप लोग को याद है कहाँ है, तो आगरा में है। जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है दोस्तों, और इसका निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया, याद रखिएगा। और कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, ये सारे स्थान कहाँ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है दोस्तों, और इसकी शुरुआत किसने करवाया था निर्माण का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कराया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। हालांकि पूरा काम कंप्लीट नहीं करा पाया कुतुबुद्दीन ऐबक, तब इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा, कंफ्यूजन यहाँ होता है। तो इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों इस कार्य को कंप्लीट कराया गया, यानी कुतुब मीनार को पूर्णतः बनवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। और शुरुआत किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आर्थिक प्रबोध मंडल थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई? तो दोस्तों हरियाणा में दोस्तों 2022 तक सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखी गई है, याद रखिएगा। वन लाइनर के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि यह करेंट अफेयर्स 2022 का है। अगला सवाल, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अ शॉर्ट एट हिस्ट्री बोला जाता है अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा को, ठीक है। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अभिनव बिंद्रा दोस्तों निशानेबाज हैं और स्वर्ण पदक विजेता भी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? अब देखिए एक लाइन से कितने सवाल बन सकते हैं। गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की कब? तो खानवा के युद्ध जीतने के बाद। खानवा के युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। और खानवा के युद्ध जो है दोस्तों किसके किसके बीच हुआ? तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तो इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे, और सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक। अगला सवाल, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो अमित्रघात, क्या आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ घटना चक्र की किताब, क्या उसके वीडियो आप लोग देखे हैं? अगर आप लोग देखे होंगे तो बिल्कुल आपको यह प्रश्न याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने 3 से 4 बार इस प्रश्न को करा रखा है, और एसएससी को बहुत इस प्रश्न से प्यार सा है, जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। देखिए बिंदुसार को दोस्तों अमित्रघात कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपके सामने, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या है भारत में, याद रखिएगा, ठीक है। आपको जनगणना 2011
कंप्लीट रूप से देख के जाना है पेपर में। आप किसी भी एसएससी का पेपर उठा कर देख लीजिए, जनगणना 2011 से सवाल पूछे ही जाते हैं हर एक शिफ्ट में। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है दोस्तों कि अप्रैल 2022 में आसनसोल, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की? तो शत्रुघ्न सिन्हा। अब ऐसे ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा चुनाव के बारे में भी आप लोग जानकारी रखते रहेंगे। कहाँ चुनाव हो रहा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कौन वहाँ से जीते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पता करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न ऐसे ऐसे करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उपचुनाव हुआ था, तो टीएमसी के उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा। इन्होंने जीत हासिल की थी आसनसोल में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये ममता बनर्जी कौन है? तो बंगाल के क्या है, ये मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो दोस्तों पौधे के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है आपका क्लोरोफिल। आसान सा सवाल है, अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऐसे करते आएंगे, ऐसे करते आएंगे, और आपका यह क्लोरोफिल जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं बताने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग बचपन से इस प्रश्न को देखते आ रहे हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और ब्रह्म समाज की बात करें दोस्तों, कब स्थापना की गई? तो 1828 में इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की। आइए अब एक एक करके ऑप्शन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रार्थना समाज आपको दिख रहा होगा दोस्तों। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। और कब किया गया? तो 1867 में किया गया, आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना। अकाली दल की अगर बात करें तो अकाली दल की स्थापना दोस्तों 14 दिसंबर, डेट भी याद रखेंगे, 1920 को इसकी स्थापना की गई थी। अभी हाल ही में 2020 जब आया था तो ये अपना 100 साल सेलिब्रेट किया था अकाली दल, याद रखेंगे। ठीक है, आर्य समाज की बात किया जाए तो आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों किया गया आर्य समाज की स्थापना। ठीक, नेक्स्ट। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो है दोस्तों केरल में। तो निशागंधी उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। तो निशागंधी उत्सव मनाया जाता है केरल में। मध्य प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो मड़ई महोत्सव, याद रखिएगा भाई। मड़ई महोत्सव जो है ना, आपके कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है मड़ई महोत्सव। उड़ीसा में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की अगर बात करें तो पुष्कर मेला, और एक और इम्पोर्टेंट है डेजर्ट महोत्सव। कौन सा महोत्सव दोस्तों? डेजर्ट महोत्सव मनाया जाता है आपका राजस्थान में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्य विधानसभा का कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता है। आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, लोकसभा का कार्यकाल का वर्ष कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ये दोनों का उत्तर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों हो जाएगा एडम सेतु। तो एडम सेतु बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़ा हुआ है दोस्तों भारत और श्रीलंका, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न उठ के आते हैं पेपर में। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में से 1913 में, ठीक है, भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो दोस्तों बात कर रहा है गद्दर पार्टी का। किसका बात किया जा रहा है? गद्दर पार्टी का, कि 1913 में इसकी स्थापना की गई और भारत के बाहर इसका स्थापना किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की गई गद्दर पार्टी का। और इसके सह संस्थापक की बात करें दोस्तों तो लाला हरदयाल हो जाएंगे, सोहन सिंह भाखना हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। और मुख्यालय पूछे तो अभी मैंने बताया सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी मुख्यालय है। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम, याद रखिएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम दोस्तों 1956 में भारत सरकार के द्वारा
निजी क्षेत्र के सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके इसकी स्थापना किया गया था भारतीय जीवन बीमा निगम का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, आप लोग सुने भी होंगे दोस्तों और पक्का सुने होंगे, 100% मैं बोल सकता हूं कि आप लोग इस सॉन्ग को सुन चुके हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों का मूल रूप से यानी इसकी शुरुआत, इस गाना को किसने गाया था दोस्तों, ऐसा करके सवाल पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लता मंगेशकर का। हालांकि ऐ मेरे वतन के लोगों बहुत सारे गायक ने गाया, लेकिन दोस्तों मूल रूप से किसने गाया था, तो लता मंगेशकर ने इस सॉन्ग को शुरुआत किया था। याद रखेंगे, लता मंगेशकर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मोना। अब इस प्रकार से प्रश्न आपके एमटीएस के एग्जाम में पिछला बार पूछा गया है, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा, आपसे भी इसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे लैंग्वेज में। ठीक है, तो मोना एक महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका के यूरोप में अलग करता है, यानी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। और इस महासागर का नाम क्या है आपको बताना है, तो वो हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर दोस्तों उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन महासागर, तो अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट, ये रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। प्रश्न है आपके सामने कि पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो दोस्तों नृत्य से सवाल पूछे जाएंगे एमटीएस के एग्जाम में, उत्सव से सवाल पक्का पूछे जाएंगे आपके सवाल में, जनगणना 2011 से सवाल पक्का पूछे जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको आसानी से और ध्यानपूर्वक करके जाना है पेपर से पहले। देखिए, पंथी नृत्य की बात करें तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, पंथी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र में कौन सा नृत्य है दोस्तों, तमाशा। तमाशा कोई फिल्म भी आई थी क्या, हमको तो लगता है कोई फिल्म आया था तमाशा। पंजाब, पंजाब में कौन सा नृत्य, तो गिद्धा याद कर लीजिए। केरल, कथकली। केरल में कौन सा नृत्य होता है, कथकली। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आइए कुछ आपको होमवर्क देते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि कथक नृत्य, अभी कथकली तो हम लोग देख चुके हैं, केरल का है। कथक नृत्य किस राज्य का नृत्य, आप लोग को कमेंट बॉक्स में फटाफट बता देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। तो ये था हमारा 6 जुलाई का 2022 थर्ड शिफ्ट के 25 प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।